कैसे हो दोस्तों। तो दोबारा हम आपका सेशन ले आए हैं डेली न्यूज़ फॉर डिफेंस एग्ज़ाम। तो जैसा भाई मैं हर वीडियो में बताता हूँ, स्टार्टिंग में इसमें दोबारा बताऊँगा, काम है भाई मेरा। तो कि यार डिफेंस एग्ज़ाम्स के अंदर आपके करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपके पास लिमिटेड टाइम है, ऐसा नहीं कि आप सब कुछ पढ़ सकते हो। और ख़ास करके करंट अफेयर्स आपको एक अच्छे सोर्स से कम टाइम लगा के, जितना टाइम लगाना चाहिए उतना ही लगा के अच्छे करंट क्वालिटी करंट अफेयर्स पढ़ने चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही प्रिडिक्टेबल और मीडियम टू इजी लेवल के ही आते हैं। तो आपके लिए मार्क्स बस उठाने हैं आपको वहाँ से। अगर करंट अफेयर्स में आप गलती करते हैं तो आपका एग्ज़ाम क्लियर होना मुश्किल हो सकता है काफ़ी ज़्यादा। तो इसीलिए कोई भी बंदा जो एक्सपीरियंस्ड है वो आपको आराम से प्रिडिक्ट करके बता सकता है और उसी में से 70% करंट अफेयर्स आ सकते हैं। तो वही चीज़ मैं कर रहा हूँ यहाँ पर कि क्योंकि मेरे को भी 4-5 साल का एक्सपीरियंस है इन एग्ज़ाम्स का, मैंने खुद ये एग्ज़ाम्स क्लियर करे हैं, वनडे एग्ज़ाम्स काफ़ी। तो जो आपके डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर में इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं उसके अराउंड करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक भी मैं आपको बताऊंगा इन सेशंस में। तो उन्हें देखिए, एंजॉय करिए। तो आज देखते हैं भाई क्या बताया आपके न्यूज़पेपर में। यस सर जी, स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तेजस, एल सी ए तेजस मार्क 1 टेक्स फर्स्ट फ्लाइट, सिंबल ऑफ सेल्फ रिलायंस, राजनाथ सिंह। अब एल सी ए तेजस, अगर आप डिफेंस एस्पिरेंट हैं, नए नए भी हैं, तो तेजस के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होगा कि हमारा सेल्फ मेड फाइटर एयरक्राफ्ट है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ये है एल सी ए का मतलब। अब इसका अपग्रेडेड वर्जन MK1A आ चुका है और उसकी फर्स्ट फ्लाइट अभी ली है। तो तेजस हमारा, मेरे को प्रॉपर डेट याद नहीं, अराउंड 2016 में इंडक्ट हुआ था क्या, एक बार देख लेना प्लीज। तो MK1 वर्जन हमारा आया था। इस बार MK1A आया है, ये हमारा लेटेस्ट वर्जन है, अपग्रेडेड वर्जन MK1 का। ऐसा नहीं है कि नया वर्जन आया, इट्स अपग्रेड ओनली। तो एल सी ए तेजस के बारे में कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। क्या? एक तो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, लाइट। इट इज़ मल्टी रोल। मल्टी रोल क्या कि ये सारी चीज़ें कर सकता है। बॉम्बिंग भी कर सकता है, ठीक है। इंटरसेप्ट भी कर सकता है। मैंने पहली वीडियोस में बात करी है इंटरसेप्ट एयरक्राफ्ट होते क्या हैं, जो जल्दी से हमारे एनिमी की तरफ जल्दी से पहुंचते हैं और उनसे फाइट में एंगेज करते हैं। और फाइट भी कर सकता है लॉन्ग टर्म में, मतलब लंबी फाइटें भी कर सकता है। तो इसलिए मल्टी रोल है। आजकल सारे एयरक्राफ्ट ही मल्टी रोल आ रहे हैं, आपको अलग से इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट या फिर बॉम्बिंग एयरक्राफ्ट नहीं मिलेंगे, सारे मल्टी रोल है। फाइटर कैटेगरी में ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट वगैरह वो तो अभी भी अलग ही है। तो ये मल्टी रोल है। ये भी थोड़ा लाइट है, छोटा लगता है। वो ट्रक आता है एक तो बड़ा, एक छोटा हाथी आता है ना, जैसे बोलते टाटा, क्या बोलते, छोटा हाथी का मॉडल नहीं पता मेरे को। तो वैसा ही है बेचारा हमारा थोड़ा। बट बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, बिकॉज हमारे पास खुद का एयरक्राफ्ट है। ठीक है भाई, इसका अपग्रेडेड वर्जन। बट एक अभी भी प्रॉब्लम है हमारी सेल्फ रिलायंस में। क्या? 100% सेल्फ रिलायंट नहीं है ये एयरक्राफ्ट। इसका इंजन अभी भी हम नहीं बनाते। इसका इंजन अभी तो बना रहा है GE, जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स। ये USA की कंपनी है, ये इंजन बनाता है इसका। अब हमें अपना खुद का इंजन बनाने की तरफ काम करना है। तो बात ये है कि इसके बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं। हम अपने खुद का एक इंजन है, इसका नाम है कावेरी। उस पर काम कर तो रहे हैं। ये आना तो तेजस मार्क 1 में ही चाहिए था, बट वो थोड़ा लेट हो गया। तो उस पर अभी हमारा काम चल रहा है। ठीक है सर, ये तेजस मार्क 1 है। ये सिंगल सीटर एयरक्राफ्ट फाइटर जेट है, सिंगल सीटर। हालांकि इसका एक डबल सीटर वर्जन भी आता है, वो सिर्फ ट्रेनिंग के लिए है ना। ट्रेनिंग के लिए सबका ही डबल वर्जन आता है। इसके बाद इसका एक और वर्जन आने वाला है जिस पे हम काम कर रहे हैं, वो तेजस मार्क 2, MK2। ये तेजस मार्क 1 जो है ये 4th जेन एयरक्राफ्ट है, और जो मार्क 2 आएगा वो 4.5th जेन आएगा। 4.5th जेन जनरेशन क्या होता है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज बढ़ती जाती हैं वो जनरेशन बढ़ा देते हैं कि भाई इस बार अच्छी एडवांस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी आ रही है। स्टेल्थ मतलब कि भाई रेडार में कम दिखा करेगा, तो उसका एक जनरेशन बढ़ा दिया, एक कैटेगरी बना दी है। 4.5th जेन अभी हमारे पास रफेल है, उसे भी 4.5th जेन कहते हैं। वैसे 4.5th जेन कोई चीज़ है नहीं, अपग्रेडेड वर्जन ऑफ 4th जनरेशन ऐसा भी बोल देते हैं। तो ये हमारे पास MK2 वर्जन भी आएगा इसका। इसका नेवी वर्जन भी रेडी हो रहा है, तेजस का नेवी वर्जन भी रेडी हो रहा है। तो ये काफ़ी बढ़िया बात है हमारे लिए। अब
और कुछ बात कर लेते हैं इसके बारे में। क्या कि इंजन के बारे में बात करी थी हमने, जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स का इंजन इसमें लग रहा है। अभी रिसेंटली रोल्स रॉयस आर से हमारी बात हुई है कि वो हमारा इंजन बनाएगी किसका, एमका का। हमारा जो काम चल रहा है 5th जेन एयरक्राफ्ट पे, एडवांस मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, एमका, इस पे हमारा बहुत टाइम से काम चल रहा है। तो इसका इंजन हमारी बात हुई है रॉल्स रॉयस से, उसने प्रपोजल दिया और मोस्ट प्रोबेबली इसी को हम सिलेक्ट करेंगे, इसके साथ हम डील साइन करेंगे। अभी हमें पता है ना कि हमारे यूके की कंपनी है रॉल्स रॉयस, तो यूके के प्राइम मिनिस्टर आए थे और हमारा यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन हुआ है। तो रॉल्स रॉयस की टीम वगैरह भी आई थी, उस दौरान भी बात हुई थी, उससे पहले भी बात चल रही थी। हमें अभी फाइनल साइन नहीं हुआ है, बट मोस्ट प्रोबेबली रॉल्स रॉयस ही होगा। तो रॉल्स रॉयस बनाएगा एमका का इंजन। और ये 100%, अरे यार मेरे ऊपर नीचे ना आ रहा हो, आ तो रहा है थोड़ा सा, ये 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा, टेक ट्रांसफर, ये बातें चल रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो बस इंजन बना के दे देगा, इंडिया के साथ मिलकर इंजन बनाएगा और पूरी टेक्नोलॉजी बताएगा कि ऐसे इंजन बनता है, जो कि बहुत बड़ी बात है। मतलब हम भी फिर खुद से इंजन बना सकेंगे। अभी एमका के हमारी ना मार्क 2 के लिए, तेजस मार्क 2 के लिए जीई से बात हो रही है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स से। उसमें बात है कि 70% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा ये। बट दिक्कत क्या है, 2023 में साइन भी हो चुका है इसमें पैक्ट, बट अब आपको पता ही है ट्रम्प साहब के साथ अभी रिलेशन सही नहीं है। तो जब तक हमारा फाइनल जो हमारा प्रॉब्लम चल रही है, टैरिफ एग्रीमेंट नहीं फाइनल हो जाता कि क्या टैरिफ रहने वाले हैं, तब तक मुझे नहीं लगता कि ये बात आगे बढ़ पाएगी। और जो कि जल्दी हो जाएगा यार। मेरा खुद का प्रिडिक्शन पहले से ये था, क्योंकि मैं डोनाल्ड ट्रम्प साहब को बहुत टाइम से देखता आ रहा था कि ये मतलब बोलते बहुत ज़्यादा हैं, और एक होता है ना कि वो बिन पैंदे का लोटा, मतलब बात कुछ और करेंगे, है कुछ और। तो मुझे पता था कि चीज़ें नॉर्मल हो ही जाएंगी। अभी ये बोल रहे हैं कि 100% टैरिफ, 50% टैरिफ, तो ऑब्वियसली अब आप देख रहे हो रिमार्क्स उनके इंडिया की तरफ लीनियंट रिमार्क्स आ रहे हैं, मोदी जी बहुत अच्छे हैं, ये सब चीज़ें। तो उनका हो जाना चाहिए, मुझे लगता है। मेरी प्रेडिक्शन जो है 50% टैरिफ नहीं रहेगा, टैरिफ वुड बी अराउंड 20 to 30% के बीच में ऐसा टैरिफ रहेगा कम से कम। तो ठीक है, तो ये सारी बातें थी एयरक्राफ्ट के बारे में, इंजन्स के बारे में। ठीक है सर, कावेरी इंजन मैंने बता दिया। एक चीज़ और आपको पता होनी चाहिए कि ये जो तेजस मार्क 1 है, ये हमारा ना किसकी जगह ले रहा है। एक्चुअली हमारे बहुत ही ज़्यादा एक रिलायबल एयरक्राफ्ट जो कि हमारा रशियन था, जिसका क्या नाम था, MiG-21 बाइसन। बेचारे ने बहुत हमारी सर्विस करी है, MiG-21 बाइसन। इसको डीकमीशन कर दिया है ना, डीकमीशन कर दिया मतलब हटा दिया है सर्विस से, क्योंकि ये पुराना हो गया था। तो इनकी जगह लेगा तेजस मार्क 1 ए, वो भी लेगा, प्लस कुछ सुकोई सू-30 भी MKI है, ये भी इसकी जगह लेंगे। ऐसा नहीं होता ना, कुछ स्क्वाड्रन जितनी भी हमारी है उनकी जगह भर के रखनी होती है, हम खाली नहीं छोड़ सकते। अरे कर लेंगे भाई, 2 साल बाद कर लेंगे, ऐसा थोड़ी चलता है भाई, कंट्री की बात है, डिफेंस की बात है। तो तेजस और सुकोई सू-30 इसकी जगह लेंगे, ये तो बाहर जा रहा है बेचारा। ठीक, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए थी, नहीं पता थी तो चल गई, और पता थी तो रिवाइज हो गई। बहुत बढ़िया सर, आगे बताओ भाई। आगे आपके 2 आर्टिकल थे इकोनॉमी में। तो इकोनॉमी आपके लिए सबसे बेस्ट है ये वाले लेक्चर्स, क्योंकि इकोनॉमी मुझे पता है बहुत, मेरे को पता है शायद मेरी ऑडियंस वही है जो थोड़े यंग है, अभी स्टार्ट कर रहे हैं एग्ज़ाम देना या दे रहे हैं। तो इकोनॉमी हर किसी को इतनी जल्दी समझ नहीं आती, तो मैं ट्राई करूँगा आपको ज़्यादा समझाने की। तो थोड़ा बहुत बात ये है कि आरबीआई टॉप्स 100 बिलियन ऑन सर्जिंग प्राइजेस, गोल्ड सर्जिंग प्राइजेस। मतलब ठीक है, ये भी बात है कि गोल्ड लेना चाहिए या फिर पुराना गोल्ड यूज़ करना चाहिए। देखो, गोल्ड के बारे में आपको एक बात ये पता होनी चाहिए कि इंडिया 2nd लार्जेस्ट गोल्ड कंज्यूमर है। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत यहाँ आती है कि हम अपना मेजॉरिटी ऑफ गोल्ड इंपोर्ट करते हैं। मेरे को लगता है 70-80% गोल्ड हम इंपोर्ट कर रहे हैं, अपना खुद का नहीं है, फिर भी इंपोर्ट कर रहे हैं। और ऐसा कोई गोल्ड का हम यूज़ नहीं कर रहे, बिकॉज इंडिया में गोल्ड एक सिंबल स्टेटस है, प्लस ट्रेडिशंस के अंदर है। इसीलिए किसी की हैसियत भी नहीं है खरीदने की, वो भी खरीदेगा गोल्ड। क्यों? एक ट्रेडिशन है हमारा कि गोल्ड होना ही चाहिए। तो इससे क्या हो रहा है, कंट्री को प्रॉब्लम हो रही है। पहली चीज़ क्या हो रही है इससे देखते हैं। तो अभी क्या हुआ, आरबीआई ने भी बहुत सारा गोल्ड खरीदा अपने फॉरेक्स रिजर्व के अंदर।
ठीक है, तो पहले गोल्ड की बात करते, फॉरेक्स रिजर्व की बाद में करेंगे। गोल्ड, अब मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि क्या प्रॉब्लम दे रहा है गोल्ड। यार आपको पता, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट देखते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब कितने पैसे जब हम लेन देन करते हैं, और दो चीज़ों में डिवाइडेड है, करंट अकाउंट और हमारा कैपिटल अकाउंट। पैसे का लेन देन इंडिया का हमने दो चीज़ों में डिवाइड कर रखा है। करंट अकाउंट में मतलब हम लोग जो डेली बेसिस का खर्चा है, डेली बेसिस का खर्चा, कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं। जैसे हमारे खर्चों में क्या होता है, कभी हम इन्वेस्टमेंट कर दी, ज़मीन में गाड़ी ले ली, ये सब चीज़ें नहीं। डेली बेसिस का खर्चा कि भाई डेली राशन ला रहे हैं, आटा पानी तेल का खर्चा, ये सब। तो डेली बेसिस के खर्चे में अब इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है क्योंकि गोल्ड आ रहा है इतना महंगा। एक्सपोर्ट आपको पता ही हमारा इतना है नहीं, और है भी तो इंपोर्ट उसको कम कर रहा है कंपैरेटिवली, क्योंकि गोल्ड हम लिए जा रहे हैं। जब हम चीज़ें ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे तो हमारा खर्चा बिगड़ जाएगा ना, और हमारी करेंसी डाउन चली जाएगी। जब हम ज़्यादा चीज़ें इंपोर्ट करते हैं हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है गोल्ड। करंट अकाउंट का बैलेंस खराब कर रहा है और हमारी करेंसी कम कर रहा है वर्ल्ड करेंसी के अकॉर्डिंग, है ना, पीपीपी, परचेज पावर पैरिटी में। और वैसे भी यूएस डॉलर के कंपैरेटिवली हमारी करेंसी कम हो रही है क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ ले रहे हैं अपनी कंट्री, इंपोर्ट कर रहे हैं, और जिसका कोई खास ज़रूरत है भी नहीं भाई। गोल्ड की ऐसी क्या ज़रूरत है, कोई ज़रूरत नहीं, सिंबल स्टेटस है, यही है। तो ये दूसरा आर्टिकल उसी के बारे में था कि आपका एक सचिन तेंदुलकर सर भी आजकल ऐड कर रहे हैं तनिष्क की, कि भाई नया गोल्ड मत लो, पुराना गोल्ड एक्सचेंज करके उसी का नया बनवा लो, एक्सचेंज करो, गोल्ड को इंपोर्ट और मत करो। लगा लो कंपनी भी, जो गोल्ड कंपनीज है वो भी, क्योंकि उनको क्या फ़ायदा, उनको भी कोई फ़ायदा नहीं है, गोल्ड इंपोर्ट करना पड़ रहा है, लोगों को लेना है तो पुराना गोल्ड एक्सचेंज कर लो। ठीक है जी, तो ये बात हो गई कि भाई गोल्ड, आप लोग भी समझदार बनिए और घर पे भी बात करिए कि गोल्ड ना ज़्यादा खरीदें। गोल्ड को इन्वेस्ट कर सकते हैं, गोल्ड बॉन्ड खरीद लो, प्रॉपर गोल्ड ना खरीद के बॉन्ड खरीद लो, वो भी गोल्ड जैसा काम करते हैं आपके इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे। पढ़ना गोल्ड बॉन्ड के बारे में। तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ हमारी फॉरेक्स की है। आगे मैं नेक्स्ट पेज करता हूँ। हर कंट्री का एक फॉरेक्स रिजर्व होता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। वो रिजर्व मेंटेन करके रखता है, इमरजेंसी में कभी कोई बहुत प्रॉब्लम आ गई उस पैसे को यूज़ कर सकते हैं। उस पैसे से आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का पैसे भी देते हैं, कोई चीज़ इंपोर्ट करिए उसके पैसे फॉरेक्स रिजर्व से भी दे सकते हैं। तो एक कंट्री का प्राइवेट पर्स होता है फॉरेक्स एक्सचेंजेस के लिए। ठीक है सर, तो ये फॉरेक्स रिजर्व के अंदर ना मेजरली क्या क्या पड़ा रहता है। इसके अंदर रहता है गोल्ड मेरे भाई, इसके अंदर रहता है फॉरेन करेंसीज मेजरली यूएस डॉलर, और इसके अंदर रहता है एसडीआर। ये तीन चीज़ रहती है फॉरेक्स रिजर्व के अंदर मेजरली। ये एसडीआर क्या रहता है सर, ये ना एक आईएमएफ की करेंसी है, एक तरह से कह सकते हो, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये भी एक तरह से पैसे ही हैं, और एसडीआर जो है आईएमएफ की करेंसी है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये भी एक तरह से पैसे हैं। बाकी इसके बारे में डिटेल कभी हम इकोनॉमी के लेक्चर में पढ़ेंगे, अभी भाई देख लो, है ना। तो ये तीन चीज़ रहती हैं फॉरेक्स में। सबसे ज़्यादा ये रहता है परसेंटेज में, 80 to 90% ऑफ फॉरेक्स रिजर्व में फॉरेन करेंसीज रहती हैं, और फॉरेन करेंसीज में भी सबसे ज़्यादा यूएसडी रहता है। क्यों यूएसडी रहता है, क्योंकि भाई अगर यूएस से हमने मान लो वर्ल्ड से कहीं भी कोई चीज़ इंपोर्ट करी है तो यूएसडी में या फिर फॉरेन करेंसी में ही पेमेंट कर देंगे फॉरेक्स रिजर्व से। अपनी करेंसी में पहले कन्वर्ट कराएं, अपनी करेंसी की ऐसी तैसी करवाएं, ये सब छोड़ के तो हम फॉरेन करेंसी में पेमेंट कर देते हैं। गोल्ड भी है हमारे फॉरेक्स रिजर्व में। तो न्यूज़ यही है कि इस बार गोल्ड हमने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया एज अ परसेंटेज, 15% के आसपास कर दिया है गोल्ड। तो ये काफ़ी बढ़िया बात, बढ़िया घटिया तो कुछ भी नहीं है, बट ठीक है। फॉरेक्स रिजर्व का 15% गोल्ड बन गया। देखो यहाँ पे 14.7% टू बी एक्यूरेट, इतना गोल्ड हमने बढ़ा दिया है अपने फॉरेक्स रिजर्व में। तो ये फॉरेक्स रिजर्व होता है। फॉरेक्स रिजर्व में मेजरली तीन चीज़ होती हैं, सबसे ज़्यादा फॉरेन करेंसी होती है, और फॉरेन करेंसी में भी सबसे ज़्यादा यूएसडी। ये बातें अभी आपको नॉर्मल लग रही है, बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये बातें। सीधा क्वेश्चंस आते हैं इनमें से, बहुत बेसिक लेवल, इससे भी एक दो क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसीलिए लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है सर, आगे बताइए। ठीक है भाई, आगे देख लेते हैं। अब इंडिया क्या है, इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ गोल्ड। फर्स्ट कौन है, चाइना। ठीक है,
चाइना सर सबसे ज़्यादा कंज्यूमर ऑफ गोल्ड है, ठीक है। गवर्नमेंट मल्स ईजिंग कर्ब्स ऑन सर्टेन चाइनीज इंपोर्ट। गवर्नमेंट सोच रही है कि चाइनीज इंपोर्ट पे जो कि क्या है ये भूल क्यों जाता हूँ मैं, जो कि आपके टैरिफ्स हैं उन्हें थोड़ा कम कर दिया जाए, क्योंकि आपको पता है चाइना इज़ द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अमाउंट में बनाती है, तो इसीलिए बाकी कंट्रीज़ में मैं बना रहा हूँ, मैं इंडिया का मैन्युफैक्चर खिलौने बना रहा हूँ, मेरा खिलौना 5 रुपये का एक पड़ रहा है, वो भाई साहब दे रहा है 2 रुपये का एक, और इंपोर्ट कराने के बाद भी वो 3.5 का पड़ रहा है। तो रिटेलर वहाँ से क्यों ना ले, मेरे पास से क्यों ले? तो हार्म हो जाता है कंट्री के मैन्युफैक्चरर्स को, चाइना बहुत हार्म कर रहा है, तो अपने आप को फ़ायदा दे रहा है। तो इसलिए हमने उस पर कर्ब्स लगा रखे हैं, मतलब इम्पोर्ट टैक्सेस लगा रखे हैं कि जब इंडिया तक आए तो हमारे लोकल मैन्युफैक्चर से ज़्यादा ही पड़े। काफ़ी चीज़ों में लगा रखे हैं, काफ़ी में नहीं, क्योंकि उनके बिना हमारी बात बन ही नहीं सकती। चाइना से हम सारा इलेक्ट्रॉनिक इम्पोर्ट करते हैं। गवर्नमेंट सोच रही है कि और भी चीज़ों से कर्ब्स हटा दिए जाएँ, क्योंकि हमारे चाइना के साथ रिलेशन अच्छे हो रहे हैं, हमें ज़रूरत है इस टाइम ग्रो करने की। चाइना पे तो हम कभी कर्व ना लगाएं, बट उसकी हरकत ही ऐसी है, वो हमारे साथ टेंशन्स करता रहता है, बॉर्डर टेंशन्स एंड ऑल, क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत है ग्रो करने के लिए, उसके रॉ मटेरियल्स की, फाइनल मटेरियल की भी। तो गवर्नमेंट कह रही है चलो अब रिलेशन सही हो रहे हैं तो थोड़े इससे कर्व्स कम करें। तो मैंने ये क्यों लाया हूँ आर्टिकल, आपको थोड़ा बताने के बारे में कि भाई कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि मैंने बताया अपने मैन्युफैक्चरर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कंट्री कुछ टैक्सेस लगाती है, जिसके बारे में इस आर्टिकल में बात हुई थी। एक तरह का टैक्स है एंटी डंपिंग। डंपिंग मतलब क्या होता है कि भाई जैसे मैंने बताया चाइना फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड है, मतलब हमारे पूरे कंट्री के खिलौने मिला के बन रहे हैं एक दिन के अंदर 1 लाख खिलौने, चाइना बना रहा है एक दिन के अंदर 1 करोड़ खिलौने। तो वो बहुत ही कम दाम में डंप करता चला जाएगा, कोई खरीदे ना खरीदे भेजो भेजो कंट्री में भेजते चले जाओ, जिससे क्या हमारे मैन्युफैक्चरर्स से कोई खरीदेगा नहीं। तो ये ड्यूटी लगाती है गवर्नमेंट, एंटी डंपिंग ड्यूटी, कि भाई दिख रहा है कि भाई करो, हम पूरे ही 1 लाख बना रहे हैं, वो हमें इंपोर्ट कर रहा है 10 लाख इतने कम रेट में, तो उन पर ड्यूटी लगाओ, टैक्स लगाओ एक्स्ट्रा। इसे बोलते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी। ऐसे ही एक प्रिवेंटिव ड्यूटी होती है काउंटर वेलिंग ड्यूटी। काउंटर वेलिंग क्या होता है कि अब ये तो हो गया, अब दूसरी बात क्या हो गई कि एक तो चाइना वैसी बहुत बना रही है, वो हमें सस्ते में बेच रहे हैं। दूसरी बात गवर्नमेंट ने सोचा कि मैं इनको, मेरे गवर्नमेंट पे पैसा है चाइना पे, चाइना ही गवर्नमेंट ने, उन्होंने सोचा मैं अपने मैन्युफैक्चरर्स को और बेनिफिट प्रोवाइड कराता हूँ, मैं उनको सब्सिडी दे देता हूँ कि जो भी बंदा इंपोर्ट करेगा अपने खिलौने, उसके उसके उस पर कोई टैक्स नहीं है, गवर्नमेंट उस पर टैक्स नहीं लगा रही, तो उसके खिलौने और सस्ते हो गए। तो इंडिया देखेगी इसकी गवर्नमेंट तो हमारी ऐसी तैसी करने पर तुली है भाई, उनको सब्सिडी दे रही है, तो गवर्नमेंट हमारी और एक्स्ट्रा टैक्स लगा देगी। काउंटर वेलिंग ड्यूटीज, एंटी सब्सिडी ड्यूटी बोलते हैं इसे, कि अच्छा तुम सब्सिडी दे रहे हो, हमारी वैसी ऐसी तैसी भी पड़ी है, हमारे बालक वैसे खिलौने से, चाइनीज़ खिलौने से खेल रहे हैं, तुम और उनको, उनके मैन्युफैक्चरर्स को सब्सिडी दे दो, जिससे उसके खिलौने और सस्ते हो जाएंगे, हमारे यहाँ के मैन्युफैक्चरर्स और लॉस में चले जाएंगे। तो ये हो गई एक तरह की ड्यूटी हो गई होती है। चल ये दोनों तो आपकी प्रिवेंटिव मेजर्स हो गए कि गवर्नमेंट अपने मैन्युफैक्चरर्स को कैसे बचाती है। एक और तरह की ड्यूटी मुझे लगा आपको बतानी चाहिए, इनवर्स ड्यूटी। इनवर्स ड्यूटी क्या होती है, क्योंकि चाइना बहुत सस्ते के अंदर फाइनल गुड बेच रहा है मान लो, और हम लोग, मेरे को बनाना है एक माउस, बनाना है माउस, ठीक है, माउस मेरे पास है एक, ये रहा ऐसा माउस, ऐसा दिख रहा है, तो एक माउस बनाना है। तो माउस चाइना तो दे रहा है पर माउस 20 रुपये का, अच्छी क्वालिटी का। मैं एक मैन्युफैक्चर हूँ, मैंने माउस बनाना चालू करा, मैंने इसके रॉ मटेरियल मंगाए माउस के, वो रॉ मटेरियल टैक्स लगा लगू के मेरे को पड़ रहे 15 रुपये के। तो भाई कोई रिटेलर, और मेरा माउस पड़ेगा मेरे को 35-40 रुपये का, क्योंकि मेरे रॉ मटेरियल ही 15-17 रुपये के पड़ रहे हैं। तो इसको बोलते हैं इनवर्स ड्यूटी, कि रॉ मटेरियल पे ज़्यादा टैक्स है फाइनल मटेरियल से, रॉ मटेरियल्स पे ज़्यादा टैक्स है फाइनल मटेरियल से। ये एक सिचुएशन होती है कि भाई यहाँ तो इनवर्स ड्यूटी चल रही है, ये किसी की गलती नहीं है, ये गलती चाइना की है, ये टर्म्स चाइना से ही आए हैं सारे, कि भाई रॉ मटेरियल से ज़्यादा सस्ता तो फाइनल मटेरियल पड़ रहा है।
तो इसको इन्वर्स ड्यूटी बोलते हैं। तो ये चीज़ें आप याद ध्यान रखोगे, बहुत बढ़िया बात है। रिवाइज जिसको आता था रिवाइज हो गया, नहीं आता था थोड़ा पता चल गया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, राइजिंग CO2 लेवल्स, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज रिकॉर्ड नंबर। ऐसा है कि 23 से 24 तक आते आते कार्बन डाइऑक्साइड रिकॉर्ड नंबर इंक्रीज हुई है। इतना इंक्रीज आज तक कभी नहीं देखा गया। 2024 के बारे में तो आपको पता ही था कि ये आज तक का हॉटेस्ट ईयर रहा है, आज तक का हिस्ट्री का 2024। तो मतलब बढ़ रहा है भाई, दिक्कत हो रही है। मैं इसके थ्रू आपको, ये एक बहुत अच्छा आर्टिकल था, मैं आपको ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में बताना चाहता हूँ। ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती हैं, आपके एटमॉस्फेयर में हीट को ट्रैप कर लेती हैं। सन की रेज आती हैं, उसमें हीट होती है, हीट एनर्जी उसको ट्रैप कर लेती है एटमॉस्फेयर में, और फिर बाद में रेडिएट करती हैं, तो बहुत गर्म हो जाती है अर्थ। इसी को ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं और ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं, कि ट्रैप कर लेती है ग्रीन हाउसेज सोलर और हीट एनर्जी को। कौन कौन सी होती है ग्रीन हाउस गैसेस? कार्बन डाइऑक्साइड होती है, मीथेन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है, मीथेन होती है, और क्या होते हैं, वाटर वेपर्स होते हैं। वाटर वेपर्स भी आपके ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ध्यान रखना, ये भी हीट को ट्रैप करते हैं। आपका होती है एक CFCs, फ्लोरेसेंस, क्या बोलते हैं उसे, CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, HFCs, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, उसको एक फ्लोरिएंटेड फैमिली बोलते हैं, फ्लोरिएंटेड फैमिली। इसके अंदर सारे क्या बोलते हैं उसे, CFCs, क्लोरोफ्लोरो, तो फ्लोरीन फैमिली के सारे जितने भी हैं वो आते हैं, जैसे कि HFCs, CFCs, PFCs, मतलब फ्लोरीन से रिलेटेड जितने भी कंपाउंड्स हैं वो आते हैं, वो भी काफ़ी ग्रीन हाउस गैस करते हैं। इस फैमिली के अंदर ग्रीन हाउस गैसेज में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कौन कर रहा है ग्लोबल वार्मिंग या हीट ट्रैप करने में? ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट दिखाती है, बट ऐसा नहीं है कि ये सबसे ज़्यादा हीट ट्रैप कर सकती है। सबसे ज़्यादा करती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। कितना? कार्बन डाइऑक्साइड से 270 ज़्यादा, 270x ज़्यादा, 270 गुना। मीथेन भी करता है कार्बन डाइऑक्साइड से 80 गुना ज़्यादा हीट ट्रैप। बट सबसे ज़्यादा डैमेज कार्बन डाइऑक्साइड इसलिए पहुंचाता है क्योंकि इसका लाइफ स्पैन बहुत है। ये पूरे 100 200 साल तक एटमॉस्फेयर में रह सकता है, जबकि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कितना 10 साल रह लेगा, ये भी 20-1 साल रह लेगा। और अमाउंट में भी कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है इन लोगों से, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा डैमेज पहुंचाता है और इसीलिए इस पर हम ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। ठीक है सर, ग्रीन हाउस गैसेस ध्यान रखेंगे, ये सारी होती हैं और ये सब चीज़ें ध्यान रखेंगे, इसीलिए मैंने आपको ये थोड़ा बताया ताकि ग्रीन हाउस के बारे में आपको मैं थोड़ा बता दूँ। सबसे ज़्यादा अबंडेंस में, मतलब सबसे ज़्यादा अमाउंट में क्या प्रेजेंट है? वाटर वेपर्स, मोस्ट अबंडेंट। ये भी ध्यान रख सकते हैं हम, है ना, तो इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। ओजोन भी होती है, ये भी याद रखो, ओजोन, O3। ओजोन हमारी कौन सी लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में पाई जाती है? कमेंट में बताओ मेरे को। ठीक है, तो ये है ग्रीन हाउस गैसेज, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, 2024 हॉटेस्ट ईयर माना गया है। एक दो बात और सुन लो कि भाई हुआ क्या था कि पेरिस एग्रीमेंट 2015 जो कि क्लाइमेट को लेकर था, ज़्यादातर ग्लोबल वार्मिंग को, उसमें ये बात हुई थी कि हमें कोशिश करनी है कि वर्ल्ड का टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ना बढ़े, और टारगेट है 2 डिग्री सेल्सियस, इससे ज़्यादा तो बढ़ने ही नहीं देना। कितने टाइम पहले से कंपेयर कर रहे हैं? इंडस्ट्रियल लेवल से। इंडस्ट्रियल लेवल क्या है? अब ये जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुई, कब से स्टार्ट हुई थी? 1800 से या मिड 70s से। जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुई तभी से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी। तब से कंपेयर करते हैं हम कि तब से लेके कभी तक भी 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना ही नहीं चाहिए टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर, और 1.5 डिग्री सेल्सियस तक कोशिश करेंगे रोक लें। बट हुआ क्या, 2024 में टेम्परेचर पहुंच गया 1.55 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये वाला मार्क तो हमने ब्रीच कर दिया कि अच्छा रहेगा, यहाँ तक रोक लेते, वो तो हुआ नहीं। इस पे ध्यान देना, ये भी जल्दी ही टूट जाएगा। क्यों? हमारे ट्रम्प साहब हैं भाई, इतने सारे लोग हैं, वो मानते ही नहीं ग्लोबल वार्मिंग का कुछ। क्या है ये सब, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह कुछ नहीं है, अपना ही है जो है।
तो वो मानते ही नहीं ग्लोबल वार्मिंग को। ट्रम्प साहब ने सारी इन्वायरमेंट ट्रीटी से बाहर आ गए हैं, तो और क्या कर रहे हैं, ऑयल की प्रोडक्शन अपनी कंट्री में बढ़ा रहे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं। तो ये भी ब्रीच हो जाएगा जल्दी मार्क। तो ये सब चीज़ें आपको पता हैं तो बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट चीज़ आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एज अ मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर मेरी बनती है कि मेरे को ये दिखा, मेरे को रुका नहीं गया कि मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। कर्ब ऑन ORS। अब हो क्या रहा है यार कि आप कभी भी ORS एक रेवोल्यूशनरी मेडिसन कह सकता हूँ मैं, एक तरह से एक रेवोल्यूशनरी वे ऑफ ट्रीटिंग पीपल था। मैं उनका नाम भूल गया, वो बहुत अच्छे आदमी थे, साइंटिस्ट थे। ही वेंट टू अमेरिका और उन्होंने लोगों की बहुत जान बचाई। उन्होंने एक सॉल्यूशन निकाला ORS, है ना, ओरल रिस्टोरेशन सॉल्यूशन। बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स रिस्टोर करता है ORS। इसके अंदर क्या होता है, आयंस होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो वाटर को अपने साथ कम होल्ड कर लेते हैं और बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर को बढ़ा देते हैं, जिससे सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। बट हो क्या रहा है यार, इतनी गंदी इंडस्ट्री है इंडिया में मेडिसिन की कि नकली ORS जो सिर्फ जूस है उसको ORS कंपनी का नाम दे दिया। ORS इज द नेम ऑफ अ कंपनी। एक कंपनी है ORS टेट्रा पैक बेच रही है, वो ORS सॉल्यूशन नहीं है, बस नॉर्मल पानी है और उसमें जूस है। मतलब आप देखिए, और लोग पता है कितना उसको पीते हैं ORS समझ के। मेडिकल स्टोर पे मिलता है भाई, तो उसको ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखो। कोई भी ORS पैकेट खरीदो, उस पर देखो कि क्या ये वही ORS सॉल्यूशन लिखा होता है उसमें, इट इज़ रिकमेंडेड ओरल सॉल्यूशन बाय WHO 1:2, ऐसा कुछ। और उस पर अगर ORS नहीं होगा तो ये भी लिखा होगा इट इज़ नॉट द एन ORS सॉल्यूशन। बिल्कुल यार अवेयर करो खुद को भी, फैमिली को भी, फ्रेंड्स को भी। इससे हो क्या रहा है, जिसको ORS की नीड होती है ORS खरीदते हैं, हफ्ते 2 हफ्ते ORS पीते हैं, ठीक की जगह खराब हो जाते हैं। तो वही हुआ है कि कुछ काफ़ी लोग सीवियर कंडीशन में चले गए समझ के कि हम तो ORS पी रहे थे 2 हफ्ते से, पर वो ORS था ही नहीं। तो ये चीज़ है। बाकी यार इसके आगे कुछ है नहीं, हमारा सेशन यहाँ का यहीं ख़त्म होता है। आपको बताओगे यार कमेंट में कि किस चीज़ पे वीडियो चाहिए, क्या चीज़ अच्छी लग रही है, क्या इम्प्रूव हो सकती है। और डेली पढ़ो भाई, डेली पढ़ो, बहुत ही इफेक्टिव लेक्चर्स हैं, सच बता रहा हूँ मैं आपको, है ना। रिवाइज करो और स्टे हेल्दी, है ना। और भाई हैप्पी दिवाली, क्योंकि संडे को तो मैं वीडियो बनाऊंगा नहीं भाई, संडे को नहीं बना सकता मैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं।